हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 25 मई के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के पश्चिम की ओर से कौन सा राज्य है। तो देखिए, हमारे ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य के पश्चिम की ओर कौन सा राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलिए अपन अपने अगले करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की करंट की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस को किस संदर्भ में ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करेगी। हमारे ऑप्शन है शूटिंग संबंधित, गिरफ्तारी संबंधित, एफआईआर संबंधित या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है गिरफ्तारी संबंधित। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस को गिरफ्तारी संबंधित के संदर्भ में ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करेगी। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी प्रदेश की पुलिस को गिरफ्तारी से संबंधित कानून व प्रक्रिया का ऑनलाइन प्रशिक्षण देगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के पालन में पुलिस व मजिस्ट्रेट को जागरूक किया जाएगा। हाई कोर्ट ने कोविड काल में राज्यों की जेलों में अत्यधिक संख्या में बंदियों की सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश जारी किए थे। इसी तारतम्य में पुलिस और मजिस्ट्रेट के प्रशिक्षण पर बल दिया गया था, लिहाजा इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग यह ध्यान रखना, गिरफ्तारी संबंधित कानून व प्रक्रिया का ऑनलाइन प्रशिक्षण देगी। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। तो देखिए, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अंकुर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इसकी घोषणा हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अंकुर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, जन जन के सहयोग से प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण को स्वच्छ और प्रकृति को प्राणवायु से समृद्ध करने के उद्देश्य से अंकुर कार्यक्रम आरंभ गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए जन सामान्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पौधा लगाने वाले चयनित विजेताओं को प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कोई भी भाग ले सकता है और निर्धारित मापदंड का पालन करके सीएम से अवार्ड भी पा सकता है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर से वायु दूत ऐप डाउनलोड कर पंजीयन करना होगा। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर अभियान प्रारंभ किया है। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में किस संस्था के द्वारा हर घर में संगीत बजाने के उद्देश्य से अंताक्षरी प्रतियोगिता की शुरुआत की है। हमारे ऑप्शन है लाइवहुड संस्था, समाज सेवी संस्था, एक्स्ट्रा चाइल्डहुड संस्था या उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका सही आंसर है एक्स्ट्रा चाइल्डहुड संस्था। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक्स्ट्रा चाइल्डहुड संस्था के द्वारा हर घर में संगीत बजाने के उद्देश्य से अंताक्षरी प्रतियोगिता की शुरुआत की है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, कोरोना काल के नकारात्मक माहौल में संगीत के माध्यम से लोगों में खुशियों का संचार करने की पहल की गई है। इस अभियान के माध्यम से पहले चरण में 102 जनप्रतिनिधियों, कलाकार और रेडियो के आरजे को हैप्पीनेस एम्बेसडर बनाया गया और उनकी सकारात्मक बने रहने के टिप्स इंटरनेट के माध्यम से 33,000 लोगों तक पहुंचाए गए हैं। दूसरे चरण में म्यूजिक प्लीज अभियान शुरू किया गया। एक्स्ट्रा चाइल्डहुड नामक संस्था के इस अभियान के तहत हर घर में संगीत बजाने के उद्देश्य से समाज के अलग अलग परिवारों को जोड़कर अंताक्षरी प्रतियोगिता शुरू की गई है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में चाइल्डहुड संस्था द्वारा हर घर में संगीत बजाने के उद्देश्य से अंताक्षरी प्रतियोगिता शुरू की गई है। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में पोस्ट कोविड सेंटर का शुभारंभ हुआ है? हमारे ऑप्शन है इंदौर, रीवा, भोपाल या ग्वालियर। तो देखिए इसका सही आंसर है इंदौर। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में पोस्ट कोविड सेंटर का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, इस सेंटर का नाम क्या होगा? तो इस सेंटर का मां अहिल्या कोविड केयर सेंटर इसका नाम होगा। राधा स्वामी सत्संग, ये खंडवा रोड पे बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में पोस्ट कोविड सेंटर का शुभारंभ हुआ है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, खंडवा रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास में मंगलवार से पोस्ट कोविड सेंटर की शुरुआत होगी। 100 बेड के इस सेंटर पर उन मरीजों की जांच और इलाज होगा जो कोविड से तो जंग जीत चुके हैं, उसके बाद ब्लैक फंगस, खून के थक्के जमना, ये जमना है फ्रेंड्स, ठीक है, थोड़ा वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, खून के थक्के जमना, हाथ पैरों में दर्द या अन्य समस्याओं से परेशान हैं। यह बात प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कही। उन्होंने बताया कि मुफ्त इलाज के साथ ही यहां सभी अनिवार्य जांच की सुविधा रहेगी। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि पोस्ट कोविड सेंटर की शुरुआत इंदौर जिले में हो रही है। ठीक है, चलिए अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण मई माह के प्रमुख दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं डेली की तरह, जिससे हम एग्जाम में भूले ना। तो देखिए, 1 मई को हमारा मजदूर दिवस मनाया जाता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 5 मई को मिडवाइफ दिवस मनाया जाता है, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है और 16 मई को हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है और 16 मई को ही हमारा संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस 16 मई को ही मनाया जाता है और भारतीय सशस्त्र सेना दिवस हमारा 7 दिसंबर को मनाया जाता है, भारतीय सशस्त्र सेना दिवस। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। और 16 मई को ही हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है, 18 मई को हमारा विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है और 17 मई को हमारा विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। दूर संचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को ही और 17 मई को ही हमारा उक्त रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। उक्त रक्तचाप दिवस हमारा 17 मई को ही मनाया जाता है। तो 17 मई को हमारे 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व दूर संचार दिवस और उक्त रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जाता है। 18 मई को हमारा विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, 20 मई को हमारा विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, 21 मई को हमारा आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को हमारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, ऐसे रिवीजन करके आप एग्जाम में भूलोगे नहीं। नेक्स्ट मंथ होते ही हम नेक्स्ट मंथ के दिवसों का बारे में आपको बताएंगे और उनका रिवीजन कराएंगे। तो चलिए अपन अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन स्टैटिक जीके को कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम आपके लिए एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी जेल पुलिस, एमपी पीएससी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो ये देखिए, हमारे स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस नेता का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? हमारे ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, बी.आर. अम्बेडकर, शंकर दयाल शर्मा या मोहनदास करमचंद गांधी। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, इनका जन्म हुआ है पोरबंदर। पोरबंदर हमारा गुजरात में है। ठीक है, तो इनका जन्म पोरबंदर में हुआ है, पोरबंदर में इनका जन्म हुआ है महात्मा गांधी का और ये गुजरात में है, गुजरात में। ठीक है, महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। इनका नाम सुनते ही सत्य और अहिंसा का स्मरण होता है, महात्मा गांधी जी का। आप सभी लोग जानते होंगे महात्मा गांधी जी का नाम हमेशा सत्य और अहिंसा के लिए
प्रयोग होता है और इनका नाम सुनते ही सत्य और अहिंसा का स्मरण होता है। मोहनदास करमचंद गांधी जी का, जिन्हें महात्मा गांधी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ठीक है, 1944 में राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाना जाता है, तो वो हमारे महात्मा गांधी जाने जाते हैं। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी, ये इनके पिता का नाम था। महात्मा गांधी का नाम मोहनदास था, उन्होंने अपने पिताजी का नाम लगाया मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। पुतलीबाई इनकी माता का नाम था। और महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में सब कुछ पूछा जाता है। महात्मा गांधी जी के जन्म की डेट पूछी जाती है, तो 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती कहते हैं, गांधी जयंती के रूप में 2 अक्टूबर मनाया जाता है। और इनके पिता का नाम पूछा जाता है करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम है इनकी कस्तूरबा गांधी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था 1944 में। तो राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। जिनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, और पोरबंदर गुजरात राज्य में है। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? तो महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में। महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आप लोग ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन बात करें शंकर दयाल शर्मा के बारे में। तो शंकर दयाल शर्मा हमारे भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। कौन से? 9वें राष्ट्रपति थे। फ्रेंड्स, मैं बोल रही हूँ, आप लोगों का लिखना चाहो इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो लिख सकते हो। मैं बोल रही हूँ, बहुत आराम से बोलूँगी, आप लोग लिख सकते हो। तो शंकर दयाल शर्मा हमारे भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, और ये भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा भारत के 8वें उपराष्ट्रपति रहे हैं और 9वें राष्ट्रपति रहे हैं। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये 8वें उपराष्ट्रपति थे भारत के, और भारत के 9वें राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1918 में भोपाल में। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। 19 अगस्त 1918 में इनका जन्म भोपाल में हुआ था। ठीक है, तो आप इनकी जन्म की डेट याद रखना, 19 अगस्त 1918 में भोपाल में इनका जन्म हुआ था। शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना था? तो इनके राष्ट्रपति का कार्यकाल आप लोग लिख लेना। इनके राष्ट्रपति का कार्यकाल है 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। ये इनके राष्ट्रपति का कार्यकाल था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 इनके राष्ट्रपति का कार्यकाल था। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा का, जो हमारे भारत भोपाल में पैदा हुए थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी शंकर दयाल शर्मा की 26 दिसंबर 1999 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 26 दिसंबर 1999 में शंकर दयाल शर्मा की दिल्ली में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। कांग्रेस पार्टी से थे शंकर दयाल शर्मा। तो मैं बहुत ही आराम से बोल रही हूँ, आप लोग लिख लेना, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो शंकर दयाल शर्मा का आपका क्लियर हो गया होगा। 9वें राष्ट्रपति थे, 8वें उपराष्ट्रपति से। जन्म इनका 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ था। मृत्यु इनकी 26 दिसंबर 1999 को दिल्ली में हुई थी। और इनके राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा है 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें B.R. अम्बेडकर की, तो B.R. अम्बेडकर का भी हमारा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में हुआ था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, इंदौर जिले के महू में B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था महू में। ठीक है, B.R. अम्बेडकर की जन्म की डेट आप लोग लिख लेना फ्रेंड्स, 14 अप्रैल 1891 को इनका महू में जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है, एग्जाम में इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है कि B.R. अम्बेडकर का पूरा नाम क्या है?
तो इनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी BR अम्बेडकर की। ठीक है, इनका पूरा नाम याद रखना भीमराव रामजी अंबेडकर, और इनकी जन्म की डेट याद रखना 14 अप्रैल 1891 में महू में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बात करें चंद्रशेखर आज़ाद की, तो चंद्रशेखर आज़ाद का भी हमारा जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ था। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था हमारा भावरा गांव में, जो कि अलीराजपुर जिले में पड़ता है, भावरा गांव में। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भावरा गांव में हुआ था, अलीराजपुर जिले में। 23 जुलाई 1906 में इनका जन्म हुआ था, जो कि हमारे महान क्रांतिकारी थे। ठीक है, आप लोग इनकी जन्म की डेट लिख लेना फ्रेंड्स। मैं रिपीट कर देती हूँ, 23 जुलाई 1906 को भावरा गांव में इनका जन्म हुआ था। भावरा गांव हमारा अलीराजपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। ये चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे, महान क्रांतिकारी थे। आप सब लोग जानते होंगे इनके बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे ये, और इन्हें शेर-ए हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि शेर-ए हिंदुस्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेर-ए हिंदुस्तान के नाम से चंद्रशेखर आज़ाद को जाना जाता है। तो आप भी ये फैक्ट याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, और चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 को। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो गई थी इलाहाबाद में। इलाहाबाद हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में। ठीक है, जहां उनकी मृत्यु हुई थी वह चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़े एक महान क्रांतिकारी थे, जिन्हें शेर-ए हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, इन्हें शेर-ए हिंदुस्तान कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। मैं रिपीट कर देती हूँ, उनकी जन्म की डेट 23 जुलाई 1906 में भावरा गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कि अलीराजपुर जिले में पड़ता है। इनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 को, और ये एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे, महान क्रांतिकारी थे। शेर-ए हिंदुस्तान के नाम से इन्हें जाना जाता है, और इनका जन्म भावरा गाँव में हुआ था। इनकी भावरा गांव, इनका जन्म स्थान जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो भावरा गांव अलीराजपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा किस नेता ने जन्म मध्य प्रदेश में नहीं लिया। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने लिया है, BR अम्बेडकर महू में पैदा हुए, शंकर दयाल शर्मा हमारे भोपाल में हुए थे, मोहनदास करमचंद गांधी हमारे मध्य प्रदेश में नहीं जन्मे, पोरबंदर गुजरात राज्य में जन्मे थे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, जिसको किसी को भी समझ में ना आए वो मेरी आवाज़ को सुनकर इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख सकता है, और टेलीग्राम चैनल पे हमारे PDF डाल दी जाएगी, तो आप लोग हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर कहाँ पैदा हुई? हमारे ऑप्शन है खंडवा, इंदौर, जबलपुर या सागर। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है इंदौर। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर हमारे इंदौर जिले में पैदा हुई थी। तो इनका जन्म कब हुआ था इंदौर जिले में? तो इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को इनका जन्म इंदौर में हुआ था, लता मंगेशकर का। ठीक है, भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, लता मंगेशकर हमारी भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, गायिका हैं। 30 से ज़्यादा भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, 30 से ज़्यादा भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं। ठीक है, और लता मंगेशकर को अनेक नामों से जाना जाता है। उनके नामों से पूछा जाता है कि इस नाम से किनको जाना जाता है, तो मैं आपको नाम बता देती हूँ। स्वर सामग्री, राष्ट्र की आवाज़, भारत कोकिला आदि ऐसे कई नामों से लता मंगेशकर को जाना जाता है, जिसमें से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये हमारी लता मंगेशकर को जाना जाता है। ठीक है, तो आप इनके नाम याद जरूर रखना। स्वर सामग्री के नाम से जाना जाता है, राष्ट्र की आवाज़ से जाना जाता है, भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है, और ये भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है, ये भी आप ध्यान रखना। और 30 से ज़्यादा भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं। ठीक है, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। लता मंगेशकर को भारत सरकार ने भारत रत्न से भी सम्मानित किया है।
ठीक है, भारत रत्न से भी सम्मानित किया है भारत सरकार ने। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर से पुरस्कार मिले हैं लता मंगेशकर को, तो आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ, भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है, और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट फिल्म प्लेबैक सिंगर के पुरस्कार भी लता मंगेशकर को मिले हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी पार्श्व गायिका थी, तो आप लोग ये ध्यान रखना। उनकी पहचान पार्श्व गायिका के रूप में रही है। इनकी बहन आशा भोसले वो भी बहुत बड़ी सिंगर हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? हमारे ऑप्शन है दिग्विजय सिंह, उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान या अर्जुन सिंह। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है अर्जुन सिंह। भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। 1984 में भोपाल त्रासदी हुई थी, जिसमें भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जहरीली गैस का रिसाव हुआ था 1984 में। तो भोपाल गैस बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। ठीक है, उनका कार्यकाल क्या था उस टाइम? तो उनका कार्यकाल था 9 जून 1980 से 12 मार्च 1985। ठीक है, उस टाइम पहली बार इनका कार्यकाल था 9 जून 1980 से 12 मार्च 1985 तक। अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री हमारे अर्जुन सिंह ही रहे हैं। अर्जुन सिंह हमारे मध्य प्रदेश के 1 दिन के लिए भी मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कौन बने थे, तो ये हमारे अर्जुन सिंह बने थे। उससे पहले ये हमारे एक और बार मंत्री बन चुके थे मुख्यमंत्री। 9 जून 1980 से 12 मार्च 1985 तक ये हमारे मुख्यमंत्री रहे थे। उस टाइम भोपाल में बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। उसके बाद ये मुख्यमंत्री हमारे बने थे 1985 में हुए चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अर्जुन सिंह ने मात्र 1 दिन के लिए सूबे के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, 1985 में चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अर्जुन सिंह मात्र 1 दिन के लिए मंत्री बने थे। 11 मार्च 1985 से 12 मार्च 1985 तक सिर्फ 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बने थे। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे 14 फरवरी 1988 से 24 जनवरी 1989 तक तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बने। तो तीसरी बार की डेट याद रखना, 14 फरवरी 1988 से 24 जनवरी 1989 तक ये मध्य प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो अब इनके तीनों बार की डेट याद रखना। सबसे पहले ये 9 जून 1980 से 12 मार्च 1985 तक मुख्यमंत्री रहे। फिर 1985 में चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद ये 11 मार्च 1985 से 12 मार्च 1985 तक सिर्फ मात्र 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। तीसरी बार 14 फरवरी 1988 से 24 जनवरी 1989 तक ये मध्य प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 5 नवंबर 1930 को। 5 नवंबर 1930 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु 4 मार्च 2011 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। तो हमारे मध्य प्रदेश के 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री सिर्फ अर्जुन सिंह बने थे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। उस टाइम इनका पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उस टाइम इनका कार्यकाल था 9 जून से 1980 से 12 मार्च 1985 तक। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या रीवा। ठीक है, तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है इंदौर। होलकर क्रिकेट स्टेडियम हमारा इंदौर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में होलकर क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। ठीक है, पहले इसका नाम महारानी ऊषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट मैदान था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, पहले इसका नाम महारानी ऊषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट मैदान था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, पहले होलकर क्रिकेट स्टेडियम का नाम महारानी ऊषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट मैदान था, जिसे 2010 में मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ ने बदलकर होलकर क्रिकेट स्टेडियम रख दिया। जिसे 2010 में मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ ने बदल दिया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, पहले होलकर क्रिकेट स्टेडियम का नाम महारानी ऊषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट मैदान था, जिसे 2010 में मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ ने बदल कर होलकर क्रिकेट स्टेडियम रख दिया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, 2010 में इसका नाम बदल दिया गया था। सन याद रखना आप लोग, 2010 में इसका नाम बदल दिया गया था। किसने बदला था? तो मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ ने बदल दिया था। होलकर क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी हमारे 1990 में। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें दर्शकों की बैठने की क्षमता कितनी है? तो इसमें दर्शकों के बैठने की क्षमता है 30,000 के बैठने की क्षमता इसमें 30,000 है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। पहले होलकर क्रिकेट स्टेडियम का नाम महारानी ऊषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट मैदान था। बाद में 2010 में मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ ने इसका नाम बदलकर महारानी ऊषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट से हटाकर होलकर क्रिकेट स्टेडियम कर दिया। ठीक है, 2010 में किया था। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और इसमें दर्शकों की बैठने की क्षमता 30,000 है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, होलकर क्रिकेट स्टेडियम हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किस साल में शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया था? हमारे ऑप्शन हैं 1978, 1958 या 2008 या 1998। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है 1958। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, 1958 में शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। ग्वालियर के मुगल साम्राज्यों और महाराजाओं का शिकारगृह था, जिसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, 1958 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क, ये हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान ही है। तो आप लोग ये ध्यान रखना, जैसे राष्ट्रीय पार्क शिवपुरी के राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो वो याद रखना आप लोग, ग्वालियर के मुगल साम्राज्य और महाराजाओं का शिकारगृह था, जिसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 यहीं से गुजरता है। ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान रखना, आगरा मुंबई NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजरता है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। और यहीं पर पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज कौशल नामक भवन बना हुआ है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के जॉर्ज कौशल नामक भवन बना है यहाँ की पहाड़ी की चोटी पर। ये शिवपुरी में स्थित है। जैसे शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा और माधव राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, जिसे माधव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना था और शिवपुरी के राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, कौन सा विश्वविद्यालय ग्वालियर में मौजूद है? हमारे ऑप्शन हैं विक्रम विश्वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है जीवाजी विश्वविद्यालय। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थित है।
ठीक है। विक्रम विश्वविद्यालय हमारा उज्जैन में स्थित है, उज्जैन में। और विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1957 में। 1957 में विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो कि हमारे उज्जैन में स्थित है। ठीक है, 1 मार्च 1957 को इसकी स्थापना हुई थी। आप लोग ये ध्यान रखना विक्रम विश्वविद्यालय की। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की बात करें तो ये हमारा इंदौर जिले में स्थित है, इंदौर जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। 1964 में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो आप लोग ध्यान रखना, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में हुई थी, वो हमारे इंदौर जिले में स्थित है। विक्रम विश्वविद्यालय हमारे उज्जैन जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1 मार्च 1957 को हुई थी। बात करें जीवाजी विश्वविद्यालय की तो यह हमारा ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हमारी हुई थी 23 मई 1964। तो जीवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 23 मई 1964 को। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। यह मध्य प्रदेश का उच्च कोटि का अध्ययन केंद्र है, उच्च कोटि का, मध्य प्रदेश का उच्च कोटि का अध्ययन केंद्र है। ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान रखना। इसका नाम जीवाजी विश्वविद्यालय क्यों पड़ा? तो इसका नाम जॉर्ज जीवाजी सिंधिया के नाम पर इसका नाम जीवाजी विश्वविद्यालय पड़ा। तो आप लोग ध्यान रखना, जॉर्ज जीवाजी सिंधिया, सिंधिया के नाम पर इसका नाम जीवाजी विश्वविद्यालय पड़ा। ठीक है, मैं स्थापना रिपीट कर देती हूँ जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना 1957 में हुई थी, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और ये हमारे उज्जैन जिले में स्थित है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में हुई थी, ये हमारे इंदौर जिले में स्थित है। और जीवाजी विश्वविद्यालय हमारा ग्वालियर में स्थित है, इसकी स्थापना हुई थी 23 मई 1964 को। और ये मध्य प्रदेश का उच्च कोटि का अध्ययन केंद्र है और इसका नाम जॉर्ज जीवाजी सिंधिया के नाम पर इसका नाम जीवाजी विश्वविद्यालय पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही डेली करंट क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखते रहिए। और हमारे डेली करंट क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली हमारी करंट क्लास मिलती रहे। हम आपके लिए करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन भी लेके आते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जिस किसी को भी हमारी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के नाम से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।